अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करें तो आज हम कह सकते हैं ये थर्ड ट्रेडिंग डे है जिसमें आज मार्केट ने 75,000 पॉइंट्स को लूज़ किया, यानी कि 75,000 पॉइंट्स जो एक 75,000 का लेवल था वो लूज़ करके जस्ट 250 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन देखा गया। लेकिन मार्केट में जो एक इंटेक्ट दिखाई दे रहा था, प्लैटिनम जुबली थी, सेलिब्रेशन थी और साथ साथ हाईएस्ट लेवल थे। तो आज मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, एक छोटा सा डिक्लाइन देखा गया। लेकिन मार्केट ने जो एक लेवल्स को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था और ठान ली थी ये बात के बजट तक जो है वो यही रहेगा, तो वो थोड़ा सा आज शेकी होता हुआ दिखाई दिया। और फाइनली मार्केट के अंदर अब 74,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चार्म हैं जो बाकी हैं। बजट से पहले भी काफ़ी न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट हो सकता है। साथ साथ IMF के हवाले से बात हो रही है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में IMF का जो नया EFF होगा, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम जो होगा वो यकीनन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी हो सकती हैं, ट्रिगर बन सकते हैं। और बजट के अंदर आने के बाद जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा बजट के बाद, वो भी कहा जा रहा है कि ईजिंग की तरफ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ आ रही हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और बजट के अंदर बजटरी डिसिप्लिन के हवाले से बात हो रही है, ये कौन सा डिसिप्लिनरी वे होगा, तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें टैक्स लग सकता है, टैक्स बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ साथ जब बजट की ही बात हो रही है, क्योंकि अब 7 जून को बजट की अनाउंसमेंट होगी, अब सबको पता चल चुका है। और साथ साथ प्रपोजल्स आना शुरू हो चुके हैं चैम्बर्स की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से, ताजरान की जानिब से। तमाम चीज़ें हैं जो कि एक पाइपलाइन में हैं। लेकिन अब टैक्स कौन कौन से सेक्टर पर बढ़ेगा, किन किन सेक्टर पर बढ़ना चाहिए, सजेशंस क्या होंगी और कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक के कंडीशन के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और उसका ट्रेंड देखेंगे। और साथ साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से बात करेंगे। कुछ इंटरनेशनली भी जियोपॉलिटिकल हम कह सकते हैं चेंजेस हैं जिसका इम्पैक्ट है। और जब अगर पॉलिसी अनाउंसमेंट की बात करते हैं, पॉलिसी रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम भी वही फॉलो कर रहे हैं कुछ स्केड्यूल जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जा रहा है। फेड के हवाले से देख लें या डिफरेंट सक्सेसफुल कंट्रीज़ को देख लें, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या राज है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है राजा कामरान साहब ने। आप जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोरा साहब, आप एक्सपर्ट भी हैं और साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो शारिक साहब। शारिक साहब से पहला सवाल करना चाहूँगी मैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। सर, सबसे पहले ये बताइए, इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करते हैं, ख़ासकर जब हम इंटरनेशनली थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रेजाइल सिचुएशन थी, सेंसिटिव सिचुएशन थी, बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए, कुछ हमने एक डिफ़िकल्ट टास्क भी अचीव किए, कुछ कह सकते हैं कड़वे घूंट भी पिए, और फिर उसके बाद हम आज जो है वो कुछ एक मुस्तहकम इकोनॉमी पे बैठे हैं। तो क्या लगता है जो इंटरनेशनली एक्सरसाइजेज हैं वही फॉलो की, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, अब पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान की इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो परसेप्शन है वो क्या है इस वक्त, और हमारा हाउस इन ऑर्डर है या नहीं, ये 3 सवाल आपके बुनियादी तौर पर हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी ने बावजूद इसके कि हमारे हालात शदीद बहरान का शिकार थे, उसने बड़ा रेजिलेंस शो किया है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उसका ज़ाहिर है एक बड़ा अमल दखल होता है किसी भी इकॉनमी को कंसोलिडेट करने में, लेकिन हमारी मार्केट्स ने, हमारी इंडस्ट्री ने, हमारे बिजनेसेस ने बड़ा रेजिलियंस शो किया बावजूद इसके कि 24% आपका पॉलिसी रेट है, इन्फ्लेशन आपका बहुत ज़्यादा है, पावर रेट्स, गैस रेट्स, इन्फ्लेशन तो अब कम आ गया ना, 17% तो आ गया। लेकिन वो अभी ट्रांसलेट नहीं हुआ इस चीज में कि हमारा पॉलिसी रेट कम हो जाए। 22% एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इकोनॉमी है उसने खासा रेजिलियंस शो किया है और खासी मैच्योरिटी का जो है ना परफॉर्मेंस दी है। स्टॉक मार्केट ने तो डेफिनेटली दी है। आज अगर 400-500 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट नीचे है तो 75,000 पॉइंट्स में 500 पॉइंट्स जो हैं वो बड़ा नेग्लिजिबल है। ये एक बड़ा नेचुरल अप एंड डाउन है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट तो अपनी जगह खड़ी है, और विद ऑल द गुड न्यूज़ विच इज़ कमिंग, मैं समझता हूँ कि ये
बेहतरी रहेगी. As far as हमारी जो इंटरनेशनल इस वक्त सिचुएशन है उसमें बड़ा चेंज आया. आपने आज ही अखबार में पढ़ा होगा कि यूके में जो इन्फ्लेशन रेट है वो इस क्वार्टर में कोई 2.5% रह गया है, और यूके की मार्केट ऐसी है जो कि बाकी यूरोपियन मार्केट को भी मुतासिर करती है. तो दैट मीन्स कि अगर यूरोपियन मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी और अपने उस इन्फ्लेशनरी रिसेशन और उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बड़ी मदद मिलेगी. आई एम श्योर कि जितनी यूके की मार्केट और जो वेस्टर्न यूरोप की जो मार्केट है पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स की, उसमें एक बूम देखा जा सकता है और बहुत जल्दी देखा जा सकता है. बाय द वे टेक्सटाइल सेक्टर में ऑलरेडी अगर इस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 10% का इजाफा देखा है एक्सपोर्ट में. जी हाँ डेफिनेटली वो हुआ है. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो जाएंगी. राइट. बावजूद इसके कि हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाते, या बावजूद इसके कि हम रीजन में सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ द प्राइस या टैरिफ, तो राजा साहब से पूछूंगी सर अपना इंट्रोडक्टरी कमेंट दें कि इकोनॉमिक कंडीशन को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे जबकि हम देखते हैं कि हमारे पास कम वसाइल के अंदर हमने बहुत कुछ कर दिखाया है और अब बहुत कुछ करना भी है आगे के लिए. देखिए, अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें ना, यूरोप और पाकिस्तान की अगर इकोनॉमीज को देखें तो दोनों में एक बड़ा फ़र्क है. यूरोप में डिमांड जो है, उनकी आबादी कम हो रही है, इस वजह से उनकी डिमांड या तो स्टैग्नेंट है या वो कम हो रही है. पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ जो अशिया की तलब है, मसनूआत की तलब है, ग़ज़ाई तलब है, उसमें इजाफा हो रहा है. तो पाकिस्तान की ग्रोइंग डिमांड मार्केट है. पाकिस्तान को जो चंद मसाइल थे वो उसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, और उसको जो है बहुत हद तक जो गवर्नमेंट ने है, केयर टेकर ने और मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको हल किया है और बैलेंस ऑफ पेमेंट से हम बाहर निकले हैं. IMF का जो प्रोग्राम था उसको इम्प्लीमेंट किया है. IMF प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो है पास ऑन करनी पड़ी हैं लोगों पे. उससे जो है हमारे पास जो है एनर्जी सबसे ज़्यादा महंगी हो गई. पेट्रोलियम हमने देखा 300 रुपये पर गया, अब वो 200 रुपये 250 रुपये से अभी इस वक्त ऊपर है. मगर बिजली का रेट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ की एफिशिएंसी का, इंडस्ट्रीज़ की आउटपुट कम होने की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कल नेशनल अकाउंट्स कमेटी के जो अदाद शुमार आए हैं, अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूं तो 1.21% जो है इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, जो कि इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है. हम देखते हैं कि तो हमने एनर्जी कंजम्पशन का डेटा देखा है, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि ग्रो तो किया है. जी बिल्कुल ग्रो किया है. और तो इतने कराची की इंडस्ट्री के बावजूद, जी कराची में इंडस्ट्री ने ज़्यादा ग्रो किया है और जो बाकी कंट्री है वहाँ पे थोड़ा सा कम है. और अगर हम देखें दूसरी तरफ एग्रीकल्चर, जो कि हमारी बैकबोन है, और वाकई वो एग्रीकल्चर हमें हर बार रेस्क्यू भी करती है. 6.2% एग्रीकल्चर ने ग्रो की है, जिसमें से 11% जो है वो हमारी जो है व्हीट आउटपुट है. तो हमारे पास ओवरऑल जो हमारे पास देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मिक्स है वो बड़ा बैलेंस है. इंडस्ट्री है और उसमें उसके बाद एग्रीकल्चर है. अच्छा, इंडस्ट्री में भी दो शोबे हैं, एक प्रोडक्शन है और दूसरा जो है आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री है. तो ये सब मिला के पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमी का स्पेक्ट्रम है उसको बहुत अच्छा और बहुत आगे एक बड़ा वाइडर कहते हैं फैलाती है और उसको बहुत अच्छा एक बूस्ट देती है. मगर चूंकि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो हालात की वजह से, डॉलर की कमी की वजह से और दुनिया में रिसेशन की वजह से हम भी तरह से मजबूर थे, तो हमने सख्त वक्त गुजारा है. इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रहा है. स्टॉक मार्केट की यहाँ आपने बात की, चंद माह पहले तक ये 45,000 47,000 पर खड़ी थी, आज ये 30,000 पॉइंट्स भी ज्यादा ऊपर जो है चंद माह में हुई है. बिकॉज इस फिस्कल ईयर में ही हम कह सकते हैं कि मार्केट में 70% से ज्यादा इजाफा हुआ है. ये क्यों हुई है? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना वो माजी को नहीं देखती. सरमाया जो हो गया माजी में हो गया. इस वक्त स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देख रही है और वो देख रही है कि आने वाले दिनों में मईशत में मजीद बेहतरी हो रही है. और मईशत में बेहतरी के एक मिसाल आपने दी इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड सेंट्रल बैंक जो है वहां पर जो इन्फ्लेशन है कम हुआ है और वहां पर जो इंटरेस्ट रेट कम होने की बातें हो रही हैं, जो यूरोप को और यूरो रीजन को करेगा. देखिए, पूरी दुनिया में लाइबोर जो है, कहा राजा साहब, आपने सारी चीजें बहुत जो है वो डिटेल में बताई, लेकिन एक चीज यहाँ पूछना जरूरी है. हम सेक्टर वाइज थोड़ी सी बात करें. अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस से बात करते हैं, हम बजट की बात करते हैं, और वो सेक्टर जिनको टैक्स करने से हमारे लिए भी फ़ायदा है और हमारे मुल्क की हम कह सकते हैं कि सेहत पे भी फ़ायदा है, वो है टोबैको सेक्टर.
सेक्टर हर साल एज ऑलवेज हम देखते हैं कि सिगरेट नोशी पढ़ते भी हैं, सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन क्या होता है कि सिगरेट्स बिकती भी हैं, लोग खरीदते भी हैं और साथ साथ जो है उनके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। तो इस बार कितने इम्कानात हैं, क्या लगता है? देखिए, जो टोबैको का सेक्टर है वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत अहम सेक्टर भी है, के लिए भी अहम सेक्टर है। टोबैको के सेक्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हवाले से एक बहुत अहम सेक्टर है। तकरीबन 240 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है टैक्सेशन वसूल करता है। मगर इस टोबैको सेक्टर का जो पोटेंशियल है 500 से 600 अरब रुपए तक के टैक्सेशन का है। देखिए, टोबैको इज नॉट अ नॉर्मल इंडस्ट्री। टोबैको कोई एक आम और ऐसी टर्शरी इंडस्ट्री नहीं है। टोबैको जो है एक इंसान की फितरत के लिए, वो अगर स्मोकिंग करना चाहे तो वो करे। तो उस हवाले से उस पर जो टैक्सेशन है वो बहुत ज्यादा है और वो टैक्सेशन उस पर ज्यादा होनी भी चाहिए। टैक्सेशन इस वक्त कोई 110-100% है। मैं समझता हूँ कि इसको 200% तक जाना चाहिए। टोबैको सेक्टर में दो काम हमें करने चाहिए जिससे हम जो है 600 बिलियन तक जो है इस पर कर सकते हैं। नंबर 1 ये एक ट्रेस एंड ट्रैक प्रोग्राम है, उस पर टोबैको को बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा ये है ट्रेस एंड ट्रैक प्रोग्राम जो SIFC ने अभी लॉन्च किया है, आप ये काफी सालों से चल रहा है। के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं, ये जो भी प्रोडक्शन है उसमें एक बारकोड जो है, हर प्रोडक्ट पे एक बारकोड प्रिंट होता है और उस बारकोड के जरिए टैक्सेशन जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सीमेंट सेक्टर में ये प्रोग्राम आ चुका है। इसके अलावा मेरे ख्याल से शुगर इंडस्ट्री में और इसमें ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम, यानी कि आपको एक बारकोड को स्कैन करेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि सिगरेट किस दिन बना था, किस कंपनी ने बनाया, किस वक्त प्रोडक्शन हुई, उसकी तमाम डिटेल्स पे कितना टैक्स अदा कर दिया गया है। तो ये तमाम प्रोडक्शन, तो ये जो टोबैको इंडस्ट्री है, स्मोकिंग इंडस्ट्री, इसके लिए आना चाहिए और इसमें इस काम को बढ़ना चाहिए। इसमें एक और बात तेजी से बढ़ रही है, इसमें जो वेपर की इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ रही है। वेपर की इंडस्ट्री को हमें बहुत ज्यादा काबू करना होगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक सिगरेट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक सिगरेट्स की इंडस्ट्री पर अभी कोई फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। अब हमने देखा है कि उनके आउटलेट्स खुल रहे हैं, उनके आउटलेट्स पर ब्रांडिंग हो रही है और नौजवान जो हैं वो समझ रहे हैं कि जैसे ये कुछ है नहीं। अच्छा, इसको जो है हर बार जलाया भी नहीं जाता है, लाइट अप नहीं किया जाता है, तो लोग बहुत ज्यादा इसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये कि हमारे जो नॉर्मल सिगरेट्स हैं उन पर टैक्सेशन बढ़ाई जाए और उनको आम आदमी की पहुंच से दूर किया जाए, ताकि देखिए जो चीज़ महंगी होती है ना उसका एक इम्पैक्ट ये आता है कि लोग उसके इस्तेमाल को कम कर देते हैं। आज बिजली महंगी है, लोगों ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया है। तो जैसे ही अगर आपके सिगरेट महंगा होगा, ये देखा भी है कि जैसे जैसे बतदरीज हमने सिगरेट को महंगा किया है, आबादी बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में जो सिगरेट की खपत है वो एक जगह मुस्तहकम है। उसको मजीद डेंट डालने की जरूरत है, उसको मजीद कम करने की। यू आर थिंकिंग कि अभी मजीद टैक्स होगा जी, इस पर मजीद टैक्स होगा और मजीद टैक्स होना चाहिए। कितने परसेंट होगा? 10%? नहीं, 10% नहीं होगा, इस पर तकरीबन 50% मजीद टैक्स लगना चाहिए जी, बट होगा कितना? देखें, ये तो अभी 10% 15% के हिसाब से इस पर बढ़ा रहे हैं, मगर इस पर मजबूरी जो टैक्सेशन है वो 100% से ज्यादा है। शारिफ साहब से पूछते हैं, शारिफ साहब आप क्या कमेंट करेंगे? टोबैको सेक्टर, वेपर एंड बड़ा ही एक आज जी बड़ा डिफरेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज टोबैको, स्मोकिंग और ये सब दुनिया में तो आपको पता है कि इस पर ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो रही हैं और इस पर बहुत काम हो रहा है और इसको डिस्करेज किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में ये है कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना जी, चाहे वो टोबैको का है, चाहे वो किसी और इंडस्ट्री का है, तो FBR वालों का फोकस सिवाय उस कंप्लायंट सेक्टर के अलावा कहीं नहीं जाता। वजह यह है कि टोबैको सेक्टर जो है उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो कंप्लायंट हैं, उनके सिस्टम्स, उनके अकाउंट्स, सब चीज़ें एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री बड़ी बेहतर है। तो FBR ये समझता है कि भाई अगर जितना टैक्स यहाँ से निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ना है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो बेसिकली आपको जैसे मालूम होगा कि ये एक वॉचडॉग सिस्टम है जो कि फैक्ट्री के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड पॉइंट बना दिया जाता है जिसमें कि FBR ये मॉनिटर करता है कि ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर कितना टैक्स दे रहे हैं। एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SIFC नहीं, ये SIFC से पहले का बिल्कुल है, तो लेकिन अभी दोबारा ये लॉन्च किया है इन अ वीक। ये नहीं नताशा, ये तो
बहुत पहले का है। नहीं, ये But प्रोग्राम SIFC पुराना है, मगर पुराना है। SIFC Exactly, ने इसको दोबारा launch reiterate किया किया गया है है, कि reiterate किया है इसको ताकि- reactivate किया जाए, और नहीं जहाँ- नहीं, जहाँ इसको पे tax कभी evasion सस्पेंड आ नहीं रही किया है, गया था, टू करेक्ट द जहाँ टैक्स रिकॉर्ड्स। एविजन आ रही है उसको कम करने के लिए इसको कम बिल्कुल करने आप के लिए सही कह रही एग्जैक्टली हैं। किया गया है एक बिल्कुल हफ्ते पहले। इसको- और सर ये भी बताइए कि इसकी स्मगलिंग जो है वो कितनी ज्यादा रोकी जा सकती है? नहीं देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का स्मगलिंग से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट्स जो बड़े वॉल्यूम में, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, वो कहीं टैक्स चोरी तो नहीं कर रही, ये उनके लिए है बुनियादी तौर पे। इसका स्मगलिंग के स्पेक्ट्रम से, उसका स्मगलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। स्मगलिंग कहाँ से हो रही है? राइट। स्मगलिंग जो है वो कस्टम्स के लेवल पर हो रही है। आपको पता है Okay. कि हजारों पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, यंग लोग चाइना में उनके गोडाउन्स होते हैं, उनकी कंसोलिडेशन कंपनीज होती हैं, वो सैकड़ों कंटेनर्स माहाना जो हैं मिसलिनियस गुड्स के नाम पर चाइना से बुक होते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस की। फिर वो कस्टम्स में आते हैं, कस्टम्स में उस मिसलिनियस गुड्स के जो कंटेनर्स होती हैं उसकी एक फिक्स टैग प्राइस होती है। उसमें वो ये नहीं कहते कि इस पे गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा। जी जी जी। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ स्मगलिंग है, दैट गोज थ्रू कस्टम्स। ये जो बॉर्डर पर आप स्मगलिंग और हम आप सुनते हैं ना, इट इज जस्ट पीनट्स। उसकी वजह ये है कि बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है वो बड़ा डिफिकल्ट लॉजिस्टिक्स है। गधों पर होगी, छोटी छोटी गाड़ियों पर होगी, Yeah. छोटे छोटे कार्ट्स not पर easy होगी। कि आप इतना सारा इट्स सो कर सकें। डिफिकल्ट टू स्मगल गुड्स फ्रॉम माउंटेन्स टू कराची। ऑल्दो अब वहां से भी कंटेनर्स आ रहे हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन में चूंकि एग्जैक्टली, आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी एक्सप्लॉइट कोई ना करते कोई हैं। एकदम किए लेकिन जा जो रहे होंगे। सबसे बड़ी स्मगलिंग है वो लीगल कवर में होती है, और सबसे ज्यादा जो हर्ट करती है इंडस्ट्री को, ये वो ही स्मगलिंग है जो कि कस्टम्स की बिल्कुल निगहदाश्त में, उनकी सुपरविजन में होती है। तो राइट। मैं गवर्नमेंट राजू मस्ट साहब से एक्ट। पूछना चाहूंगी, राजू साहब, एक यंगस्टर्स बड़े ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, फैशन समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसी सेक्टर के बारे में बात करें, इसे फर्दर डायसेक्ट करें, क्या लगता है इस सिगरेट्स को, सिगरेट नोशी को डिस्करेज करने के लिए, और ख़ासकर इकोनॉमी में इजाफा भी हो जाएगा हाथों हाथ, तो कितना ज़्यादा इसके ऊपर टैक्स लगाने की उम्मीद की जा सकती है? मैं एक बार आपसे फिर पूछूंगी। और दूसरा ये कि कितना ज़्यादा इसको हम डिस्करेज कर सकते हैं उन लोगों के लिए, खासकर यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो अभी तो उनकी लाइफ स्टार्ट होती है, अभी से ही वो अगर सिगरेट नोशी कर लेंगे तो क्या सबसे होगा? पहले ये कि तंबाकू की प्रोडक्शन जो है ना, हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, मालाकंड का जो और हज़ारा का जो डिवीज़न है, वहाँ पर ये की जाती है। और ये जो है हमारी उन किसानों तंबाकू के की लिए तो फसलें हमने यहाँ भी देखी हैं, डीजे खान की तरफ भी देखी हैं, हमने खुद देखे हैं कि मोस्टली जो हमारा एरिया है वो सवात का और उससे रिलेटेड एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा तंबाकू की काश्त की जाती है। और जब स्मगलिंग होती है तो वहाँ से जो तंबाकू है, वहाँ से वो जो हमारे जो किसान है वो जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि उसकी फसल के बजाय हम किसी दूसरे मुल्क की फसल को जो है वो मौका दे रहे होते हैं, तो स्मगलिंग को। और दूसरी ये है कि हमारे पास टैक्स एविजन बहुत ज़्यादा होती है। वोहरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कस्टम्स के सतह पर हम इसकी स्मगलिंग को जो है देखना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है, देखिए, जो नौजवान है ना, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है, उसके पास बहुत ज्यादा खुला पैसा नहीं होता, बेशक वो किसी अमीरजादे का बेटा भी हो। अब वोहरा साहब के भी बेटे अगर पढ़ रहे हैं या पोते पढ़ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, इनके बच्चों के पास भी इतना खुला पैसा नहीं होगा जितना इनके पास है। ये हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं ना। मुझे नेक्स्ट टाइम उनके बच्चों को बुलाना पड़ेगा। जी, मगर ये है कि जो भी नौजवान होते हैं ना उसके पास, तो हम ये कह रहे हैं कि सिगरेट को महंगा करें, तंबाकू नोशी को महंगा करें, ताकि ये हमारे जो है, और इस पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा लगाएं। इसकी खुली जो सेल है वो बंद होनी चाहिए। जैसे एक वक्त था कि पान की खुली सेल के ऊपर जी बिल्कुल, हमने देखा कि देखिए बहुत मौसर और इफेक्टिवली कराची में गुटखे पर पाबंदी आई हुई। अब गुटखा बहुत ज्यादा मुश्किल से आपको मिलता है, और उसकी जो कंजम्पशन है वो भी अब उसकी महंगी भी होगी, तो उसकी कंजम्पशन में भी कमी आई है। तो हम इसी तरह से चाहते हैं कि तंबाकू और टोबैको को भी ना डिस्करेज किया जाए, और उसको महंगा करके ही डिस्करेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो इन्फोर्समेंट के मामला हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। राइट। मैं वोहरा साहब से पूछूंगी, सर बैक टू द टॉपिक, इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करते हैं, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पे ही बात कर रहे हैं हम। कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि बजट के अंदर टैक्स किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम टोबैको सेंटर? नताशा, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में अब सकत नहीं है कि वो
टैक्स बर्दाश्त कर ये सके। तो वैसे बिजनेस कम्युनिटी की बड़े एक आसान वो होता है, यू आर वेरी राइट कि हाँ कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो नहीं बढ़ाए जा सकते, नहीं, बट दे आर पाकिस्तान में तो वो टैक्सेस हैं जो कि शायद दुनिया में दुनिया कहीं की जो बहुत बुरी कंडीशन में इकोनॉमीज हैं वहाँ भी इंडस्ट्री पे नहीं है। और आपको शायद ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन या बिकॉज पॉलिसी नहीं, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन। Okay. इसलिए कि आपने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना ओवरबर्डन कर दिया है विद टैक्सेस कि फिर वही जो आपने पहले जिक्र किया कि स्मगलिंग और कस्टम्स के थ्रू और बॉर्डर के थ्रू वो फीजिबल हो जाती है। वो प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल ये चश्मा अगर पाकिस्तान में बनता है और ये 500 रुपए का है और इस पर 400 रुपए टैक्स है, तो ये चाइना से 100 रुपए में आके बिकेगा। आपने खुद कॉमन मैन की चीजों को इतना ओवर टैक्स कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उस पर मैं ये समझता हूं कि मजीद किसी किस्म का टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स लगना चाहिए प्रोडक्शन के हवाले से, तो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज अ मेन आइडिया। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग करें आराम से, आप इंपोर्ट करें और उसको सेल आउट कर दें। नताशा, टैक्स लगना चाहिए उन सेक्टर पर, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल सेक्टर जो कि 20% 15% ऑफ जीडीपी है वो सेक्टर, और उस सेक्टर पर आप टैक्स नहीं लगाते। एग्रीकल्चर है, आपकी बार तो सिर्फ रिटेल ही फोकस है। आई थिंक सो कि रिटेल के ऊपर जितना कभी बात नहीं हुई उतना इस बार बात हुई है। नहीं, बात होने से कुछ नहीं होगा जब तक टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट्स जो होती है वो खौफजदा होती है। कहा था कि एटलीस्ट अब बात होना शुरू हो गई है, जी, तो इट मींस ये भी डिस्कशन में आ रहा है, तो अब ये अलाइन मैं होगा। तो इस चीज पर खुश हूं कि पीटीवी पर आप जैसे एंकर भी अब इस पर डिस्कशन करते हैं, राजा साहब भी अपने अखबारात में, चैनल्स में बोलते हैं। लोगों की जब अवेयरनेस बढ़ी है, एंड थैंक्स टू पीटीवी, कि आपने एक डिस्कशन का एक नया एंगल दिया है, एंड दैट इज वेरी गुड। जब तक आप उन सेक्टर्स को टैक्स नहीं करेंगे जो टैक्स एंजॉय कर रहे हैं, टैक्स के बगैर जो अपना कारोबार है उसको एंजॉय कर रहे हैं, आप टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं कर सकते। मजीद ये कि जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगी हुई है, चाहे वो स्मॉल स्केल है, मीडियम है, अव्वल तो पाकिस्तान में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। खत्म तो नहीं हुई है, बहुत सारी मैं आपको बिल्कुल नंबर्स देता हूं। लेकिन सर देखें, टैक्स के हवाले से यकीनन आपने कहा रिफॉर्म्स की जरूरत है। एफबीआर में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, और साथ साथ टैक्स का निज़ाम बेहतर करना है। ये तो आईएमएफ की भी कंडीशनैलिटी है। अब आप क्या समझते हैं, एक तरफ हमारे पास आईएमएफ का प्रोग्राम आने वाला है, दूसरी तरफ सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमने बैक टू बैक मीटिंग्स देखी। फिर इसके साथ साथ ईरानियन प्रेसिडेंट जो कि अनफॉर्चुनेटली वो शहीद हो गए, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका भी एक विजिट था, तो आपको याद होगा कि उनके साथ भी बार्टर सिस्टम के हवाले से बात हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब पहले कभी नहीं हुई, अब जाके पाकिस्तान में होने जा रही हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं, और एफडीआई के हवाले से क्या बात करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है आपकी 25 करोड़ का अवाम, वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है पूरी दुनिया की इंडस्ट्री के लिए। पाकिस्तान में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा, आपको पता है, पोटेंशियल है। पाकिस्तान में आईटी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ आ सकती है, हमको ये बात करनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी आईटी इंडस्ट्री में आ सकती है, एंड आईटी की मंथ ऑन मंथ बेसिस की एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी टूरिज्म में आ सकती है और आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी इंडस्ट्री में आ सकती है, वो नहीं आ रही। देखें, वजह यह है, वो इसलिए नहीं आ रही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली, पानी, गैस की कीमतें हैं, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं करती हमारी मार्केट में। जब तक आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मुल्क में कम नहीं होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वियतनाम जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया जा रही है। हमको और हमारी गवर्नमेंट्स को जो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी चाहिए, वो चाहिए कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। किस तरह कम करें? वो उन सेक्टर्स को टैक्स करें जिनको आप एसआरओ के जरिए आपने प्रोटेक्शन दी हुई है। क्रॉस सब्सिडीज आप खत्म करें। ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप खत्म करेंगे तो आपके लिए गुंजाइश पैदा होगी। बिल्कुल गुंजाइश पैदा होगी। मैं राजा साहब से पूछना चाहती हूँ, राजा साहब, एफडीआई के हवाले से बात हो रही है। इन्होंने कहा कि एफडीआई हमारे रीजन में, नेबरहुड में जा रही है, हमारे पास भी आनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से एक अच्छा चेंज, एक अच्छा
हम कह सकते हैं पैकेज या फिर एक अच्छा जो है वो अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अब आने वाले दिनों में $25 बिलियन या इससे भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है। ख़ासकर हम जब PIA की प्राइवेटाइजेशन देखते हैं, एक तरफ ये था कि शारिक साहब भी इस बात को मानेंगे कि उस वक्त बात भी नहीं होती थी, अब इसके बारे में बात भी हुई और अब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। नाउ वी आर टेकिंग बिड्स, अब हमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बिड कर रहे हैं, लोकल बिजनेस कम्युनिटी ने भी बिड किया है और अब यकीनन ये देखा जाएगा कि किसको बेहतर तरीके से जो है वो दी जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास इंटरनेशनल ऑप्शंस मौजूद हैं। राजा साहब, FDI को कैसे देखते हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ से ऑप्शंस और क्रिएट किए जा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है इनको अब अवेल कर लिया जाए विदाउट वेस्टिंग टाइम या विदाउट वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी? देखिए, इस पर जवाब मैं देता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ टैक्सेशन के आदाद शुमार दे दूँ। पाकिस्तान में जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो IMF के साथ सेट हो रहा है वो 1200 बिलियन 12,000 अरब रुपए टैक्सेशन का टारगेट है। एडिशनल नहीं, टोटल 12,000 अरब रुपए नहीं, 1.2 ट्रिलियन टोटल आप कह रहे हैं, यानी नहीं 9.3 ट्रिलियन का 12 ट्रिलियन जी 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 9.3 से बढ़कर 9.4 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना कलेक्ट। ठीक है जी। अब मगर अगर हम ये देखें तो ये 9.4 भी और ये 3% भी, ये 10% हमारी GDP का टैक्स टू GDP रेशो में 10% आज मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं ना वो फैक्ट्स और फिगर्स के मामले में बहुत ज्यादा कंसर्न है। जी नहीं, देखिए फैक्ट्स और फिगर्स को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे पिक्चर क्लियर नहीं होगी। हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन की एबिलिटी है, आप सेक्टर्स की बात करें ना, मैं पहले एबिलिटी की बात करता हूँ। अगर हम यही 9.4-9.5% जो हम टैक्स टू GDP रेशो है उसको 15% पर ले जाते हैं तो यही हमारा 12,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन 18,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन पे चली जाएगी। हम जब इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत अच्छे से कलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स में आके हम थोड़े से बिल्कुल डायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास बहुत से मसाइल। देखिए, हमारा जो FBR है उसकी माजरत के साथ उसकी कारकर्दगी ऐसी नहीं है कि जो अप टू द मार्क हो। हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के मसावी है। हमारे पास एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन मशीनरी नहीं है, उसको एफिशिएंट करने की जरूरत है। ये 6% की टैक्स कलेक्शन अगर हम करना है, डिजिटलाइज करना नहीं, एफिशिएंट करना, डिजिटलाइज करना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना और दीगर और बहुत से मसाइल हैं, उस पर अगर बहस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 6% की हमने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है, हमने 18,000 अरब रुपए अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, वी डोंट नीड IMF, हमें कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। इस वक्त अगर हम बजट देखें तो हमारा बजट में ना डिफेंस सबसे बड़ा खर्चा है, ना तालीम सबसे बड़ा खर्चा है, ना PGP सबसे बड़ा खर्चा है। हमारा सबसे बड़ा खर्चा जो है वफाकी हुकूमत की जो है वो डेट सर्विसिंग है, जो हमारे कई हजार अरब रुपए है। फिर इसके बाद हमारे पास एनर्जी सेक्टर में दो बड़े खर्चे जो हमारे सर पर खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी मईशत डाउन हो रही है। एक है सर्कुलर डेट बिजली का, दूसरा है गैस का। हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये तीन चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हैं, और इन तीन चीजों का कोई भी हल है वो है टैक्सेशन। हमारे पास पैसा ज्यादा होगा गवर्नमेंट के पास, उसके पास टैक्स टू जीडीपी रेशो अगर वो 16-15% पर लेकर जाएगी तभी हमारी इकोनॉमी चल सकेगी। हाँ, और मैं ये कहता हूँ कि इसको चलना चाहिए। इसके लिए देखें, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका टैक्स रेट हाई हो, आपकी टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट होनी चाहिए, टैक्स रेट कम होना चाहिए। ये दिस इज द इशू, यही आईएमएफ की कंडीशनैलिटी है कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है, उन लोगों को टैक्स करना है जो टैक्स नेट में नहीं है। अब मैं उनके नाम सेक्टर बता के अब एफडीआई पर आता हूँ। सबसे पहला सेक्टर है हमारा रियल एस्टेट का, जी प्रॉपर्टी सेक्टर, जी प्रॉपर्टी सेक्टर का। हमारा बहरिया टाउन कहा जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, नहीं लेंगे हम सर, चलें ठीक है। एक हाउसिंग कॉलोनी कहती है कि हमारी जो एसेट्स वैल्यू है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा एसेट्स वैल्यू है। जब भी कह सकते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन ये कि यू आर वेरी राइट कि प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स होना चाहिए। मगर देखिए ना, उस पर टैक्सेशन कितनी आई है, मेरा सवाल ये है। देखिए, इसके अलावा बाकी और बहुत बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो खुद जो है वो रजिस्ट्रार बने हुए हैं, वो रजिस्ट्री अपनी सार्फिन की करवाई नहीं रहे। दिस इज द रीजन कि टैक्स उनको ये टैक्स एवेजन की सबसे बड़ी मिसाल है कि वो अगर तमाम रजिस्ट्री गवर्नमेंट के पास हो, लीज की रजिस्ट्री है, तो अरब रुपया जो है गवर्नमेंट के पास आ सकता है, मगर वो नहीं आ रहा, कई साल से नहीं आ रहा। फिर उस पर जो सालाना जो उस पर टैक्सेशन है प्रॉपर्टी टैक्स की, वो वसूल होगी, उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जो कि नहीं बढ़ने दिया जा रहा। दूसरा अब ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, तीसरा हमारा जो है सेक्टर है इसका रिटेल का सेक्टर है।
اور یہ 3 سیکٹر جو ہیں اگر ہم ان کو ٹیکس نیٹ پر لے آئیں تو ہم اچھا خاصا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ٹرانسپورٹ کا ریشو. کیا، یہ جو لوکل ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں نہیں، ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کے ملٹی لیئرز ہیں. ایک ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے جو گڈس ٹرانسپورٹ کا ہے, ایک آئل اینڈ گیس کی ٹرانسپورٹ ہے, پھر بسوں کا ایک سیکٹر ہے, پھر ٹیکسی, کار, رکشہ, اور یہ آن لائن. نہیں آن لائن دیکھیں, بسوں کی بڑی بڑی کمپنیز بن گئی ہیں کہ جو کہ آپ کی بہت بڑی کمپنیز ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں. اگر وہ جی ان کے کرائے کہاں ہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے اگر ایئر لائن سے سفر کرتا ہے وہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے. بھائی جو سڑک سے سفر کر رہا ہے اس کو بھی ٹیکس پے کرنا چاہیے. سو ٹیکسیشن ہمارے وہاں پہ بڑھنی چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی جی آپ پر پیسنجر ٹیکس لگا دیں, آپ ان کمپنیوں کی انکم پہ ٹیکس لینا, نہیں ڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں نا. وہ جو کمپنیاں کما رہی ہیں اس پہ ٹیکسیشن کریں. یہی میں بیٹھا تھا پی ٹی وی میں, وہ نائب صدر بیٹھے تھے کراچی چیمبر کے, انہوں نے کہا جی جو ہم سے ماہانہ جو ہے حسابات مانگے جا رہے ہیں, بھئی آپ ماہانہ تمام حسابات بھرتے ہیں, ماہانہ اپنے اس کاروبار سے نکال کے پیسہ اپنے گھر پہ خرچ کرتے ہیں, آپ کچھ حساب تو رکھتے ہوں گے نا, وہی حساب آپ ایف پی آر کو دے دیں. مگر ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, راضی نہیں ہیں. ایف ڈی آئی کی جہاں آپ نے بات کی کہ ایف ڈی آئی کا جو سیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے, اور پاکستان کو ایف ڈی آئی سیکٹر سے جتنے ڈالرز آئیں گے, دیکھیں اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی ڈالرز ہیں نا وہ سارے کے سارے ہم نے ادھار لیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی زر مبادلہ دخائل لیکن ایکسپورٹ کے تھوڑی ہیں جی, ایکسپورٹ کے جو آتے ہیں نا وہ ہمارے کنزیوم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے. جی دونوں ملا کے جو ہے نا, اگر میں آپ کو فگر شیئر کروں گا تو وہ تقریباً 61 بلین ڈالر بنتے ہیں, اور ہماری امپورٹ 80 بلین ڈالرز کی ہیں. تو ہمارے پاس ڈسکریج ہوئی ہے, تو بہت کم نمبرز آ رہے ہیں. مگر پھر دیکھیں یہ 2018 کے جو ڈیٹا تھا 2018 کے برابر ابھی آپ کی جو ہے نا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیٹا موجود ہے. مگر آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. ڈالر فورن لانے کے لیے آپ کو ایف ڈی آئی چاہیے ہے. ایف ڈی آئی جیسے انہوں نے کہا ذرا اس میں آ رہی ہے, انڈسٹری میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی ہے. ایف ڈی آئی ہمیں انڈسٹری میں لانے کی ضرورت ہے. انڈسٹری میں جب لائیں گے نا, جب جوائنٹ وینچرز ہو گئے, ہمارے پاس وہ انٹرنیشنل کمیونٹی آئے گی جو کہ ابھی ہم نے دیکھی. انٹرنیشنل کمیونٹی کا وزٹ دیکھا سعودی عرب سے, ایک بہت ہی ہائی اپ ہم کہہ سکتے ہیں بزنس کمیونٹی تھی, تمام سی ای اوز کا گروپ تھا, وہ آئے پاکستان میں. کتنے ہی لوکل بزنس جو کمیونٹی ہماری اسلام آباد میں تھا, میں نے اس کو مانیٹر کیا. دیٹ واز ویری ونڈرفل انیشیٹو. اور اس میں جو ہے کتنے جوائنٹ وینچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر سے لے کر تمام سیکٹرز, جو کہ آپ کو پتا ہوگا کچھ سیکٹرز ہمارے ایسے ہیں جن کی 90% کنزمپشن پاکستان میں ہی ہے, اور ان کا یعنی کہ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں نا امپورٹ بیسڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں, تو امپورٹڈ آئٹم سے اس کا تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پاز کروں گی, میں شارق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. شارق صاحب بہت ہی ڈیٹیل بتائی راجہ صاحب نے, اور راجہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ٹیکس ہمارے پاس کیا کیا ہمارے پاس ایشوز ہیں, کیسے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. ایک طرف ہم ایف ڈی آئی کے حوالے سے بات کریں تو اگر میں تھوڑا سا یہاں ان کی باتوں سے اگری نہ کروں اور میں دیکھوں کہ 2018 کے حوالے سے, تو وی آر جسٹ ڈگنگ دا پاسٹ. ہم تھوڑا سا اس کو سائڈ میں رکھ کے اگر آنے والے دنوں کی تیاری کر لیں, انٹرم سیٹ اپ سے دیکھتے ہیں, اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جاتے ہیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یاد ہوگا آپ کو کہ امپورٹ بالکل بین کر دی گئی تھی. اس وقت خطرات یہ تھے کہ ڈیفالٹ آ جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, فلڈ آ چکا تھا, بڑے مشکل ایک سرکمسٹانسز تھے. اس کے بعد ڈالر کی آمد کو یقینی بنانا, اپنے لیے ایونیوز جنریٹ کرنا اور طرح طرح کے ریونیو فارم کرنا, کتنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محنت لگی ہماری, یا آج جو ہم یہاں کھڑے ہیں جس میں ایس آئی ایف سی کا قیام ہو اور اس کے بعد انٹرنیشنلی ایف ڈی آئی کے لیے تیاری ہو؟ نتاشا, آپ کا انالیسز پازیٹیو اور بہت اچھا ہے, ان دا سینس کہ 2018 کے بعد ہمارے ملک میں جو دو چیزیں بہت خراب ہوئیں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ملک میں پالیٹکس تھی اس نے ہماری جو اکانومی کو بڑا بری طرح متاثر کیا. جو پولیٹیکل مس ہینڈلنگ ہوئی اس نے ہماری انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہت خراب کیا. اور 4 سال کے اندر اندر پاکستان ایک ایسی سچویشن پر آ گیا جہاں پر آپ اور میں اور تمام بڑے بڑے اکانومسٹ اور سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ڈیفالٹ ہونے والا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور پاکستان برباد ہونے والا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا, کیئر ٹیکر حکومت نے کیا, یا اب موجودہ حکومت نے کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب نے تھوڑا تھوڑا سا حصہ اپنا ضرور ڈالا, اور پاکستان کو ایک مستحکم پوزیشن میں لے کر آئے.
وہ جو ڈیمیج کنٹرول تھا وہ ہو چکا. اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب کیا کرنا ہے, ہم کو اس پر ضرور بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو دو اہم چیزیں جو ہیں ان کو اچیو کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم کو اپنا ایکسپورٹ سرپلس کی پروڈکٹس جتنی جلدی ہو ہم اس کے لیے تیاری کر لیں, کیونکہ ہمارے پاس بڑی محدود باسکٹ ہے ایکسپورٹ کی. اس کو آپ بہت بڑا نہیں کر سکتے تا وقت کہ آپ نئی پروڈکٹس, جی نئی پروڈکٹس, نیو اس بار ہم نے کچھ نیو پروڈکٹس دیکھی ہیں جس میں کوکڈ فوڈ آئٹمس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا گیا ہے. اس پہ ٹی ڈیپ نے بہت اچھا کام کیا. ٹی ڈیپ نے بڑا بریلینٹ کام کیا ہے پچھلے 3 سال میں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوڈ کی جو ایگری کی اور سب جو ایگزیبیشنز کی ہیں پوری دنیا میں جا کے, اس کی وجہ سے پاکستان ایک فوڈ ایکسپورٹ مارکیٹ کے طور پر ابھر کر آیا سامنے. اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ نیبرنگ کنٹری میں بلکہ بہت دور تک چلی گئیں. چائنا کو پاکستان نے جو ہے وہ میٹ ایکسپورٹ شروع کر دیا ہے. اسی طرح پاکستان کا جو رائس ہے وہ بہت ساری نئی منڈیوں میں چلا گیا اور انشاءاللہ $3 بلین کا. اور لیکن ابھی بھی کچھ شکوک و شبہات یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ifs and buts ریز کیے جاتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کا جو چاول ہے وہ دبئی جاتا ہے اور دبئی میں کوئی اور اپنا جو برانڈ لگا کے بھیج دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل نتاشا, یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ پریکٹسز ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں ہوتی ہیں, سب لوگ کرتے ہیں, سب کو اپنا کمیشن چاہیے. اور یہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے کسی ڈسکریج کی, کیونکہ اس طریقے سے تو ہم دیکھیں تو چائنا پھر ایک بڑی ایگزامپل ہے, وہاں تو بہت کچھ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. راجہ صاحب وانٹس ٹو ایڈ سم تھنگ. اب دیکھیں جہاں تک آپ نے فوڈ کی بات کی ہے, فوڈ آئٹم ایکسپورٹس کے لیے میں نے کہا پاکستان میں ایگریکلچر اور یعنی کہ اگر ہم پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں, ایگریکلچر بھی ہے اور انڈسٹری بھی ہے اور سروسز انڈسٹری بھی ہے. جو سعودی وفد آیا تھا اس میں ایک بہت اہم جو شعبہ تھا وہ فوڈ کے حوالے سے ہی تھا. سعودی عرب کو اس وقت اور یو اے کو, قطر کو اور کویت کو اپنی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ پاکستان سے ایک تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ کوئی چیز گرو کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے بجائے اس کے وہ پاکستان میں گرو کی جائے, کیونکہ وہاں پہ پانی بہت مہنگا ہے اور پانی ایویپریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے. سو یہ پاکستان میں کاشت آسان ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے جو SISC کے تحت پاکستان گرین انیشیٹو لیا گیا ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ کام کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے وہ جو چارہ ہے وہاں سے وہ انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کیا ہے پاکستان سے, جو ایک بہت ہی لو ہینگنگ فروٹ تھا. وہاں پہ جو ان کا جانور ہے, اونٹ ہے اور دیگر چیزیں, ان کے لیے الفا ایک چارہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں لا کے وہ ایکسپورٹ, الفا وہ کہلاتا ہے, تو وہ جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین پر بھی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے فوڈ کی. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان نے سب سے زیادہ جو ہے تل ایکسپورٹ کیا ہے چین کو, جو جس نے تمام جو ایگریکلچر ایکسپورٹ تھی اس کو سپریس کیا ہے حیران کن طور پہ. تو چین میں وہ ہر چیز میں کھاتے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی بھی بائی پروڈکٹس بن جاتی. جی بالکل اس کی بن سکتی تھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گندم, چاول اور ڈیری پروڈکٹس, ان کی ڈیمانڈ جو ہے ان گلف کنٹریز میں اور چین میں بہت ہے. انہوں نے اپنی انڈسٹریلائزیشن تو کر لی ہے مگر ان کو اپنی آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچر کی ضرورت ہے. پاکستان میں جتنا پانی دستیاب ہے اور ہمارے پاس جتنے گلیشیئر ہیں اور پھر جس طرح سے ہمارے پاس بارشیں ہوتی ہیں اور ہمارا ایک جو نہری نظام ہے, ہماری زمینیں اگر ہم اس کی ایگریکلچر پروڈیوس کو بہتر کر لیں, یا وہ زمینیں جو اس وقت ایگریکلچر میں نہیں ہیں جن کو اب SISC کے تحت ایگریکلچر میں لایا جا رہا ہے, وہ تمام جب ہم پروڈیوس کر لیں گے تو پاکستان ول بیکم اور could become the food basket for the China and for the Gulf countries as well. Right. میں شارق بورا صاحب سے ون لاسٹ کامنٹ لوں گی. شارق صاحب, فوڈ آئٹمس کی حوالے سے ہم نے بات کی کہ ایکسپورٹ کے اندر یہ ایک نیو ایڈیشن ہوا ہے, اور کیا آپ کے سجیشنز ہیں, کون کون سے سیکٹرز ہیں جن میں ایڈیشن کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے ایسے, اٹ ڈزنٹ ٹیک ٹائم, بس ابھی ہی فوراً. جی فوری طور پر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ریسائیکلڈ پیٹرو کیمیکلز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں, اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس میں بنگلہ دیش اور ویتنام جو ہے وہ بہت اس نے بڑی لیڈ لے لی ہے. ہمارے یہاں جو امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں, جو امپورٹ پالیسی کی جو منسٹری آف کامرس ورسز منسٹری آف
क्लाइमेट चेंज के जो झगड़े हैं पिछले 10 साल में, आज तक वो ये फैसला नहीं कर सके कि इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लगाना है या नहीं लगाना। और आप अंदाज़ा करें कि पूरी दुनिया में रिसाइकल्ड, चाहे पेपर हो, स्टील हो, प्लास्टिक्स हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जितने मेटल्स हों, उसकी इंडस्ट्री और उसका स्कोप टू चाइना इतना बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि टेक्सटाइल और मैंगो के अलावा जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, उनका फोकस जो है वो नहीं है, आज से नहीं। सर अभी तो स्टार्ट हुआ और है, अल्लाह अभी करे हो जाए, ये तो आगे आगे देखें होता है हम क्या, इट्स देखें। नॉट लाइक कि आप अभी ही डिमोरलाइज हो जाए। नहीं, डिमोरलाइजेशन की बात नहीं है अभी। सॉरी, एक चीज़ ऐड कर दूं कि राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो टैक्सेशन है वो कोई 1.2 ट्रिलियन की हो जाएगी। हम तो 2018 में 12 शायद ट्रिलियन बोला इन्होंने, 1.3 12 ट्रिलियन। जी 12 ट्रिलियन हो जाएगी, जी। तो 12,000 अरब हो जाएगी, राइट। जी। तो 12 ट्रिलियन की जो हमारी टैक्सेशन होगी वो 2018 में अगर हम 7 पर थे या 6 पर थे तो वो शायद डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन क्या इस इतना बड़े टारगेट्स अचीव करने के बावजूद हमने कुछ हासिल किया? उसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, बहुत ही डिटेल इसके ऊपर बड़ा जी, जी। सब्जेक्ट है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और काफ़ी अच्छा टैक्स के ऊपर मैं यकीनन नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर अगेन टॉपिक रखूंगी और इस पर डिटेल बात करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच शारिक बोरा साहब हमारे Thank साथ you. मौजूद थे। राजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकोनॉमिक अफेयर्स, पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन के हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं उनके हवाले से, और जो हमारे लिए ट्रिगर्स हो सकते हैं वो आज हमने डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।